तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स पे। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के डेली ट्रेंड के बारे में और जानते हैं बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स और साथ ही कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं जिनके बारे में आपकी रुचि बनी हुई रहती है, और साथ में उनके टारगेट, स्टॉप लॉसेस और उनके ट्रेंड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो सीरीज जो है ये पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो डेफिनेटली लाइक करना ना भूलें वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब अपने अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक लाइफ मार्केट के नाम से हमने नया चैनल लॉन्च किया है जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो एक चैनल जो है हमारा एक बैकअप की तरह रहेगा, और साथ ही जो मेजर कंटेंट है, जो बेसिक कंटेंट है, जो न्यूज़ बेस्ड कंटेंट है, जो मार्केट अपडेट्स हैं, वो सारे के सारे उसमें हम शेयर करेंगे। इस जो चैनल पे आप आ रहे हैं लाइफ एडवाइजर्स पे, ये हम कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल हम इसके अंदर में कंटेंट डालेंगे। बाकी न्यूज़ बेस्ड कंटेंट जितना है वो सारे के सारे लाइफ मार्केट में डालेंगे, और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में हम उसके अंदर में आपके साथ लाइव मार्केट के टाइम में लाइव अपडेट्स भी शेयर करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले बात करेंगे 5 मार्च यानी शुक्रवार को मार्केट कैसा रहा था, और आज है 7 मार्च रविवार का दिन, और जानेंगे फिर कि 8 मार्च यानी सोमवार को मार्केट कैसा रहने वाला है। तो लास्ट डे जो हमने एंटिसिपेशन किया था मार्केट के बारे में, तो थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ होते हुए दिखाई दी, फिर से गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखाई दी हमको, और फिर अगर वहाँ से देखें तो फर्दर गिरावट भी हमको देखने के लिए मिली। और इसीलिए मैंने ये सारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये इसी कारण से बनाए कि मार्केट कहाँ रुकेगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, वो आपको इन्हीं लेवल के थ्रू जानने के लिए मिलेगा। और मूविंग एवरेजेस, क्योंकि ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस काफ़ी लोअर लेवल्स पे है, तो अभी इंटरमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए अगर हम देखें तो लास्ट डे की जो ओपनिंग है 35,400 पे हुई थी, और हमने जो रेंज डिस्कस की थी लास्ट टाइम वो थी 35,400 से लेकर ऊपर में 36,400 की। इस रेंज के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और एग्जैक्टली अगर देखें तो मार्केट जो है वो लोअर एंड पे ही ओपन हुआ। जब लोअर एंड पे ओपन हुआ तो उसके बाद में एक अच्छी खासी फिर से गिरावट देखने मिली, और मार्केट को सपोर्ट मिला 34,893। तो हमने जो सपोर्ट लेवल बनाया है 34,798 पे, एग्जैक्टली उसके ऊपर से इसे सपोर्ट मिला, और वहां से वापस बाउंस करते हुए ऊपर की तरफ क्लोज हुआ 35,228 के ऊपर में। तो इसीलिए ये सारे सपोर्ट लेवल जो है वो बनाने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देखें तो एग्जैक्टली मार्केट उसी रेंज में, नीचे के रेंज में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दिया। और जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो ऐसा नहीं है कि वो आपको एक साथ ही गिरावट दिखाएगा, वो एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर में आपको गिरावट दिखाएगा। और अगर अभी यहाँ पे हम देखें, अगर इनके जो टॉप और बॉटम मिलाएं, तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है, जो कि अगर मैं कल की अगर यूएस मार्केट की क्लोजिंग देखूं, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो सिर्फ बाहर के मार्केट से ही क्यूज ले रहा है, तो वहाँ से अगर मैं देखूं तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट में एक बाउंस बैक होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होता है तो अब मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगा कि ये एग्जैक्टली प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो पैटर्न यहाँ बना है वो लगभग हेड एंड शोल्डर की तरह दिखाई दे रहा है, और रेदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये ऐसा होता है तो एक काफ़ी बुलिश सिग्नल हो सकता है, और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी भी एक्सपेक्ट करी जा सकती है। लेकिन तेज़ी कितनी होगी, कहाँ होगी, ये यहाँ से रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा, क्योंकि हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस क्लियरली है। इसलिए एटलीस्ट इतना तो मुझे लग रहा है कि 36,400 तक अटेम्प्ट करने की फिर से कोशिश ज़रूर करेगा मार्केट। और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का जो फेस है, जो हायर लेवल्स पे हमको देखने मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और क्लियरली बार बार यहाँ पे हायर लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से रिबाउंड होने की कोशिश करता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जिस तरीके से ट्रेंड देखने मिल रहा है, क्लियरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 1 से 2 दिन मार्केट थोड़ा सा तेजी में रह सकता है। हायर लेवल्स पे अभी इमीडिएटली रेजिस्टेंस 35,400 का ही बना हुआ रहेगा। अगर इसके ऊपर ओपन होता है, जो कि हाईली लाइकली है, 35,400 के ऊपर ही ओपन होगा। हालांकि मैं गलत हो सकता हूँ पूरा, लेकिन मैं जो मार्केट को देख के एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ वो यही है कि 35,400 के ऊपर में ही ओपन होगा, और फिर वापस आपको हायर ट्रेंड 36,000 का एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, जो कि साइकोलॉजिकल भी है और साथ में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का भी है।
तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस डेफिनेटली देखने मिलेगा 36,000 पे। अगर ये पार होता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 36,370 पे आएगा। तो इन दोनों जगह पे 36,000 से लेकर 36,370 के बीच में आता है, तो यहाँ कॉशियस रहना ज़रूरी है। और अगर कोई कॉल ऑप्शन या कुछ ऐसा ले रखा है तो डेफिनेटली इस जगह पे एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर और इमीडिएटली अगर देखेंगे तो और इमीडिएट लेवल पे रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। इसलिए बेस्ट रहेगा कि 36,000 से 36,370 के बीच में आता है तो चार्ट्स को रीड करें और चार्ट्स को रीड देकर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लें। वहीं लोअर एंड पे 35,400 के ऊपर अगर खुलता है तो इमीडिएटली आपको यही सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। आपको हो सकता है 35,200 तक के लेवल्स फिर से देखने के लिए मिले, लेकिन अगर ये ब्रेक होते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल्स जो है वो 34,800 पे ही है। इसलिए लोअर लेवल्स पे अभी भी सपोर्ट 34,800 34,800 पे बना हुआ ही रहेगा। अगर ये ब्रेक होते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट 34,500 पे है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो इमीडिएट आपको 1000 पॉइंट की और बड़ी मैसिव गिरावट देखने मिल सकती है। तो डेफिनेटली मुझे जो अभी फिलहाल के लिए लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अभी भी 34,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 36,400 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और कल की अगर रेंज की बात करूं तो मुझे क्लियरली 35,200 से लेकर ऊपर में 36,000 तक की रेंज दिखाई देती है। ये है अगर मार्केट तेजी में रहता है, तो अगर ये बुल मार्केट रहता है तो यहाँ पे इस रेंज में मुझे ट्रेड दिखाई देता है। अगर बेयरिश हो जाता है मार्केट कोई भी कारण से तो मुझे लगता है कि 34,500 से लेकर ऊपर के अंदर में मैक्सिमम मुझे जो दिखाई देता है वो है 34,500। अगर मैं कह सकता हूँ कि इस 1000 पॉइंट के अंदर में आपको मार्केट देखने मिल सकता है अगर मार्केट बेयरिश होता है। तो हाईली लाइकली चांसेस है कि बुल मार्केट रहने वाली है कल, इसलिए इसी रेंज में मुझे ट्रेड नजर आ रहा है। बात करेंगे एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में क्लियरली आपको लॉन्ग लेग डोजीज देखने के लिए मिल रही है और लॉन्ग लेग डोजीज का क्लियर सिग्निफिकेंस यही है कि वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में हाई है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस साइड इन्हें ब्रेकआउट करना है, और यहाँ पे बहुत जल्दी आपको ब्रेकआउट्स के संकेत मिल जाएंगे। लास्ट डे भी हमने डिस्कशन किया था कि इसके अंदर में एक बड़ी मूवमेंट जो है वो लगभग ये अगर हम देखें तो 760 के ऊपर में क्लोज होगा, तभी एक इसमें ट्रेंड रिवर्सल होगा और वापस से तेजी देखने मिलेगी। तो 760 के ऊपर में ही बाय करना चाहिए और 720 के नीचे सेल करना चाहिए। अभी एकदम 730 भी मिडिल पॉइंट पे खड़ा हुआ है, यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई देती है। फिर भी मुझे लगता है कल अगर तेज़ी होती है तो ये 750 का लेवल जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा और 760 तक जा सकता है, ऐसा कल मेरा मानना है अगर तेज़ी होती है तो। अगर मंदी होती है तो शॉर्ट करके फिलहाल नहीं चलना है। 720 के नीचे जाता है, सस्टेन करता है तो ही शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि कल मैक्सिमम हाई लेवल्स मुझे लगते हैं स्टॉक के लिए 760 750 के बीच में ये आपको देखने मिल सकता है, लेकिन एग्रेसिव बाय जो है वो 760 के ऊपर क्लोजिंग होने पे ही करनी है। 760 पे बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 745 का और टारगेट जो रहेंगे वो रहेंगे 780 से लेकर 800 तक के। बंधन बैंक में जैसा मेरा क्लियर व्यू है कि 360 के ऊपर में क्लोजिंग होगी तभी हम बाय करेंगे। हालांकि अगर ट्रेंड देखें तो थोड़ा सा ट्रेंड बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे जो ये क्लोजिंग हुई है लास्ट डे ये थोड़ी सी खराब है। हालांकि इस क्लोजिंग में वॉल्यूम्स नहीं है, तो अगर यहाँ से कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो अच्छी तेजी बन सकती है। 360 के ऊपर में खरीदना मेरे हिसाब से उचित रहेगा और यहाँ पे चार टारगेट आपको 400 से लेकर 420 तक के लिए मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 340 का। बात करें अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की तो हमारा स्टॉप लॉस था इसके अंदर में 84-82 के बीच का और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखाई दे रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। वॉल्यूम के साथ में गिरावट है तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करी जा सकती है कि और गिरावट भी हो सकती है। तो यहाँ से क्लियरली एग्जिट करने का ही व्यू रहेगा और एग्जिट किस तरीके से करना है, जो इसका लो है 79.5 का, ये ब्रीच होता है तो एग्जिट कर ले, क्योंकि हो सकता है कि कल आपको एक बार बीच में ओपन होते हुए दिखाई दे। अगर अपने ये लोज को होल्ड करता है तो डेफिनेटली आपको पोजिशंस होल्ड करनी चाहिए। अदरवाइज जैसे ही यहाँ से आप गिरावट होते हुए दिखाई दे तो डेफिनेटली आपको डिसाइड करके यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली हमने जो स्टॉप लॉस रखा था 163.5 का था, क्लोजिंग बेसिस पे ये ट्रिगर होते हुए नजर आ रहा है और जिस तरीके का मोमेंटम है हो सकता है कि अभी फिर से आपको नीचे के लेवल से वापस रिबाउंड देखने मिले, क्योंकि फिर से मार्केट पॉजिटिव हो जा रहा है। तो एक जो रेंज बाउंड मूवमेंट है वही आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ से डेफिनेटली एक पुल बैक जो है वो पॉसिबल है और आपको एक छोटी सी रेंज में तेजी देखने मिल सकती है। तो जो हम एक पुल बैक आएगा यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए और अगर ये रेंज निकलती है तो यहाँ से डेफिनेटली एग्जिट करने का ही ऑप्शन रहेगा। तो तेजी में भी एग्जिट करना है और मंदी में। सिटी यूनियन बैंक में एक अच्छी खासी गिरावट लास्ट डे हमने देखी है और जिस तरीके का फॉर्मेशन है काफी बियरिश फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। हमने स्टॉक के लेवल 200 तक की बात करी थी, 190 का लेवल यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है और जिस तरीके की यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रही है मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक जो वीक हैंड्स है
उनको निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं है, नील वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल रही है। गिरावट जरूर तेजी से हुई है 4% की, लेकिन जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ही ज़्यादा फालतू है। और फालतू का मेरा मतलब है कि यहाँ पे कोई भी अच्छी वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रही है। तो जिनको मौका नहीं मिला एंट्री करने का, मुझे लगता है कि यहाँ पे वो एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए उनको अराउंड 170 का, 170 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे बनाए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे भी रखेंगे तो भी चलेगा, अराउंड 167 का। तो 167 का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं तो, और अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 170 के स्टॉप लॉस के साथ में भी काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड मिलेगा आपको, और यहाँ से जो वापस से तेज़ी है आपको इमीडिएटली 180 और 190 के लेवल्स फिर से दिखा सकती है। डीसीबी बैंक बार बार हमारा जो स्टॉप लॉस है 114 का, ये क्लियर बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है। और मैंने हमेशा इसीलिए कहा है कि स्टॉप लॉस जो होता है वो आपको क्लोजिंग बेसिस पे रखने में ही फायदा होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि अगर स्टॉप लॉस एक्चुअल में ट्रिगर होता है तो वो आपको यहाँ पे 110 पे ही एग्जिट करवा दे। अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम रखते हैं तो यहाँ पे ये रिस्क भी ज़रूर है, लेकिन उसका फ़ायदा एक और है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कटता नहीं है, क्योंकि लास्ट डे भी हम देखें तो एक अच्छा रिबाउंड हमको देखने के लिए मिला फिर से, और स्टॉक हमारा जो स्टॉप लॉस है वो उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है 114.25। अब हो सकता था ये कि 110 पे भी क्लोज होता तो हमें 110 पे भी एग्जिट करना है, हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जिस तरीके का सिनेरियो बनता है हमें वैसे ही काम करना है। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखने से हमारे जो स्टॉप लॉसेज हैं बहुत आसानी से ट्रिगर नहीं होते हैं फॉर पोजिशनल ट्रेड्स। तो डेफिनेटली मुझे जो लगता है वो यही है कि हमें स्टॉप लॉसेज अगर पोजिशनल ट्रेड है तो क्लोजिंग बेसिस पे रखना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। फेडरल बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली, 87.35 करंट क्लोजिंग लेवल देखने मिल रहा है। यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है ऐसा लगता है कि वापस अपसाइड जरूर जा सकता है स्टॉक, और 2 दिन से काफ़ी तेज़ी में है। जिनके पास पोजीशंस है उन्हें 86 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट्स है वो वापस से आपको 92 से लेकर अब 100 तक के लिए मिल सकते हैं, और हमारा एक्सपेक्टेशन 92 का था जो ऑलरेडी अचीव हो चुका, तो फिर से एक बार ट्राई किया जा सकता है। HDFC बैंक में क्लियरली मैंने कहा था कि कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए स्टॉक के अंदर में, कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कंप्लीटली यहाँ पे एक डोजीज का पूरा एकदम भंडार हमको मिल जाएगा, और एक ही जगह पे इतनी सारी डोजीज बन रही है, मतलब है कि ये जो रेंज है 1600 से लेकर 1500 की, अब ये कंफ्यूजिंग हो चुकी है मार्केट के लिए। मार्केट वैल्यूएशन सही से नहीं कर पा रहा है, किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरीके का ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी स्टॉक साइडवेज रहेगा, इसलिए स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जब तक एक डिसाइसिव मूवमेंट नहीं आता, एक इस तरह की कैंडल नहीं आती, तब तक मुझे लगता है स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कोई पोजीशन स्टॉक में नहीं बनानी चाहिए। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड का यहाँ पे हमको चैनल दिखाई दे रहा है, और ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से नीचे ही जाते हुए दिखाई देंगे। तो 600 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, 580 का टारगेट रह सकता है। 580 585 के टारगेट के लिए 600 के बाद शॉर्ट करें। करंट लेवल्स पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 620 के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग की सोचेंगे, लेकिन फिर से इमीडिएट 630 के आसपास हर्डल है, इसलिए मुझे लगता है कि बेटर रहेगा कि अभी हम इसके अंदर में थोड़ी पोजीशंस कम ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी कोई शॉर्ट करना चाहता है तो करंट लेवल्स पे भी कर सकता है 620 के स्टॉप लॉस के साथ में, और नीचे में टारगेट्स आपको 580 585 तक के मिल सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 64 का है, और 67 हमारा रिकमेंडेशन लेवल है। करंटली उसी के आसपास ये क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। लास्ट डे हमने अच्छी तेज़ी देखी थी, और उसके बाद में कंटिन्यूएशन ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर मार्केट प्रेशर के कारण फिर से नीचे की तरफ क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। 64 का जो लेवल है ये एक अच्छा स्टॉप लॉस है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत आसानी से ट्रिगर होगा, लेकिन फिर भी जिन्हें पोजीशन बचानी है वो करंट मार्केट प्राइस पे भी निकल सकते हैं, जिन्हें रिस्क लग रहा है मार्केट का वो अभी करंट प्राइस पे भी निकल सकते हैं। लेकिन जो 64 का स्टॉप लॉस झेल सकते हैं तो डेफिनेटली उन्हें होल्ड करना चाहिए। इंडियन बैंक में जो हमने स्टॉप लॉस दिया था अराउंड 135 का, वो वर्क करते हुए नजर आ रहा है। अभी तक स्टॉप लॉस इसमें ट्रिगर नहीं हुआ, तो होल्ड करनी चाहिए पोजीशन 150 160 तक के लेवल्स के लिए। इंडसइंड बैंक में हमने जो स्टॉप लॉस दिया था वो 1060 का था, और क्लियरली जैसा मैंने कहा कि कहीं कहीं हमें बचने का भी मौका मिलता है, और कहीं कहीं पे स्टॉप लॉस में हमको ज़्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। तो उसका सिग्निफिकेंस यही है कि अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पे 1040 का हमने क्लोजिंग देखा, लो हमने 1025 का देखा, तो ये बहुत हाईली पॉसिबल था कि ये वापस 1060 के ऊपर में आ सकता था, जैसा कि हमने डीसीबी बैंक के केस में देखा। तो
क्या अब हमें स्टॉप लॉस उसी तरीके से रखना चाहिए? मेरे हिसाब से उसी क्लोजिंग बेसिस की तरह ही आपको स्टॉप लॉस रखने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रिगर नहीं भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप क्लोजिंग बेसिस पे रखें। हो सकता है कि कभी आपको ज़्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको थोड़ा सा मार्केट जो है वो भी आपको देखना चाहिए, इंट्राडे में चार्ट्स भी देखने चाहिए। जहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज होता है डेफिनेटली वहाँ से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी यही राय रहेगी, जिस तरीके की वॉल्यूम है यहाँ से एग्जिट कर लें। कोटक बैंक की बात करें तो लोअर लेवल से अच्छा रिबाउंड स्टॉक में हुआ है। 1920 के ऊपर में हमारा बाय का ही व्यू बन रहा था, और अभी देखें तो इमीडिएटली जो हर्डल है वो 1 रुपए के ऊपर में ही दिखा रहा है। वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है हाईली लाइकली है कि यहाँ से और अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो क्या यहाँ बाय करना चाहिए? डेफिनेटली मुझे लगता है बाय करना चाहिए, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। इमीडिएट टारगेट 1960 2000 तक के दिखाई देते हैं, और स्टॉप लॉस 1820 पे। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में मेरा बाय का व्यू था विद स्टॉप लॉस ऑफ 40। अभी भी मेरा बाय का ही व्यू रहेगा इसके अंदर में, या जिनके पास पोजीशन है उनके लिए होल्ड का व्यू रहेगा। 40 का स्टॉप लॉस रखें। हालांकि फॉर्मेशन थोड़ा सा बेरिश जरूर है, लेकिन जिस तरीके का मार्केट में मोमेंटम चल रहा है वापस स्टॉक अपसाइड जा सकता है। साथ ही मुझे जहां तक याद है ये स्टॉक बैन में भी है। तो F&O के स्टॉक में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जब भी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होता है तो वहां पे शॉर्ट्स जो है वो भी इमीडिएटली बनने लग जाते हैं, और डेफिनेटली उसी के कारण हमको स्टॉक में प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल जिस तरीके का है मेरा यहाँ पे सेटअप बना हुआ है, मुझे लगता है 40 अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस है। इससे नीचे जाए तो आप एग्जिट कर लें, अदरवाइज रिवर्सल काफी पॉसिबल है। करंट लेवल्स पे बाय करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। पहला टारगेट 44, दूसरा 46, ऊपर में 50 का। आरबीएल बैंक में हमारा क्लियर व्यू है कि जब तक 252 के ऊपर में क्लोज नहीं होता तब तक हम बाय नहीं करेंगे। हमारा जो ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट इसे मिला हुआ है, 252 के ऊपर में बाय करें। स्टॉप लॉस रखें अराउंड 240 का, और टारगेट यहाँ पे रहेंगे 280 के। एसबीआई की बात करें तो फाइनली स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया है, और जिस तरीके का मूवमेंट है मुझे लगता है स्टॉक ने जो गैप बनाया था वो फिल करके आने का पूरा मन बना लिया है। वॉल्यूम के साथ गिरावट हुई है, तो मुझे लगता है जैसे ही लो ब्रेक हो, इसका लो था 378 का, शॉर्ट करके चलना चाहिए स्टॉक को 360 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 390 का। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे।